हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज फिर एसएमएस ऑनलाइन क्लास के अंदर 10वीं कक्षा का अगला वीडियो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त कर ली है कि भोजन क्या है, संतुलित भोजन क्या है, असंतुलित भोजन क्या है, असंतुलित भोजन से हमारे शरीर पर कौन से हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, अर्थात कुपोषण क्या है, कुपोषण कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोटीन कुपोषण, खनिज लवण कुपोषण, विटामिन कुपोषण, इनके बारे में हमने बात की। इसके अलावा मोटापे की परिभाषा तथा मोटापे से होने वाले रोगों के बारे में बात की। इसके अलावा शुद्ध जल किसे कहते हैं तथा दूषित जल से होने वाले रोगों के बारे में बात की। नाड़ू रोग अर्थात बाला रोग का वाहक जो ट्रैकेंकुलस मेंटेनेंसिस होता है उसके बारे में, तथा वो किस प्रकार से हमारे शरीर में जाकर हानि पहुंचाता है उसके बारे में हमने बात की। फिर उसके बाद में हमने नशीले पदार्थों के बारे में बात की। नशीले पदार्थों में हमें पता है गुटखा, तंबाकू, मदिरा, इन पदार्थों के बारे में बात की। उसी कड़ी में आगे हम आज बात करेंगे कुछ अन्य नशीले पदार्थों की जो हमारे कोर्स में उपस्थित है, जिनमें है अफीम। अफीम का वानस्पतिक नाम, अफीम का वानस्पतिक नाम पेपेवर सोमेनिफेरम होता है। पेपेवर सोमेनिफेरम होता है। ध्यान रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये मोस्ट है, कई बार ये पूछा गया है। अफीम का वानस्पतिक नाम पेपेवर सोमेनिफेरम होता है। अफीम में 30 प्रकार के एल्केनाइड्स पाए जाते हैं। 30 प्रकार के एल्केनाइड्स पाए जाते हैं, जिनमें कुछ है मॉर्फिन, पेपेवर, निकोटीन, सोमेनिफेरम, आदि। ये एल्केनाइड्स हमें अफीम के कच्चे फल से निकलने वाले दूध से प्राप्त होते हैं। अफीम के कच्चे फल से निकलने वाले दूध से प्राप्त होते हैं। अब सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है कि जब अफीम एक नशीला पदार्थ है तो हम इसका उत्पादन क्यों करते हैं। तो यहाँ पे जानकारी के लिए आपको बता दिया जाता है कि कई ऐसी दवाइयाँ या कई ऐसे रोग, उनके निवारण में हम अफीम के एल्केनाइड्स का उपयोग करते हैं। या हम कह सकते हैं जितने भी हम प्रकृति में कुछ पदार्थ होते हैं जिनको हम नशीले पदार्थ कहते हैं, उन पदार्थों का कुछ ना कुछ अंश हम लिमिट के अंदर दवाई के रूप में निर्माण करने में हम उपयोग में लेते हैं। लेकिन जब हम इनका ज़्यादा उपयोग करने लग जाते हैं तो ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं और उस स्थिति में हम इनको क्या कहते हैं, नशीले पदार्थ कहते हैं। तो अफीम के कच्चे फल से निकलने वाले दूध से ये एल्केनाइड्स प्राप्त होते हैं। सामान्य रूप से जो दवाइयाँ बनती है, चाहे वो दर्द निवारक दवाइयाँ हो या फिर मानसिक रूप से जो हमें शांति प्रदान करती है, जैसे निद्रा लाने के लिए जो दवाइयाँ हैं, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन जब इसको हम ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करते हैं तो ये अफीम हमारे लिए हानिकारक होती है।
इसके सूखे हुए छिलकों को उबालकर उपयोग में लिया जाता है। उसे कहते हैं डोडा। क्या कहते हैं? डोडा। जो अफीम का फल होता है उसके जो छिलके होते हैं उनको सुखाकर फिर उबालकर जो उसको उपयोग में लेते हैं, तो उस स्थिति में उसको क्या कहते हैं? डोडा कहते हैं। और हेरोइन जो कि शुष्क अवस्था में होती है वो अफीम का दूध होता है जिसको हम सुखाकर उसका निर्माण करते हैं। ये अफीम के नशीले पदार्थों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अफीम के अलावा हमें पता है कि बहुत से ऐसे नशीले पदार्थ हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, तो उनमें जैसे गांजा है, हशीश है, चरस है। इसके अलावा LSD, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम के तौर पे इसका पूरा नाम पूछा जाता है LSD, जिसका नाम होता है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, ये भी नशीले पदार्थों में उपयोग में लिया जाता है। फिर देख लेना, LSD का पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। ये एग्जाम के तौर पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में पूछा गया है कई बार कि LSD का पूरा नाम बताइए, तो ये इसमें होता है। तो ये अन्य नशीले पदार्थों में आता है। अब नशीले पदार्थ हमारे शरीर पे क्या प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यानी हमारे शरीर पे क्या हानि उत्पन्न करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नशीले पदार्थों का जब हम उपयोग करते हैं तो ये हमें कुछ क्षण के लिए तो आनंद प्रदान करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम जब इसके आदी हो जाते हैं तो ये हमारे मानसिक संतुलन को तथा शारीरिक संतुलन को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको असंतुलित करते हैं। कई प्रकार के रोग जिसमें आपको बताया गया है, लीवर कैंसर है, इसके अलावा सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, इसके अलावा अनिद्रा है, चिड़चिड़ापन है ना, स्मरण शक्ति में कमजोरी आना है, ये चीजें इन नशीले पदार्थों को उपयोग करने से होती है। अब आपको पता है कि जब हम मानसिक रूप से रोगग्रस्त हो गए हैं तो इन नशीले पदार्थों की जब हमें उपलब्धता नहीं होती है तो हम इन प्रकार के कार्यों का या ऐसे कार्यों को भी हम करने से नहीं हिचकते जो कि हमारे लिए असामाजिक होते हैं, जैसे कि दवाओं का दुरुपयोग। जैसा कि हमने ऊपर भी बात की कि कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनमें इन नशीले पदार्थों के एल्केनाइड्स का उपयोग किया जाता है। अतः जो नशे का आदी हो जाता है वो उन दवाइयों में भी नशीले पदार्थों को ढूंढने की कोशिश करता है या अपने शरीर की पूर्ति उन दवाइयों से करना शुरू कर देता है। जैसे कि दवाइयों में जो है वो है मॉर्फिन से निर्मित डाइज़ेपम, पैराडॉक्सिन, आदि दवाइयां जो कि इनमें जो ऊपर वाले एल्केनाइड से इनका उपयोग किया जाता है निर्माण में, तो इनका उपयोग जो नशे का आदी होता है वो करने लग जाता है, क्योंकि ये रोगग्रस्त स्थिति में लाभदायक होती है एक निश्चित क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लेने पर। लेकिन जब हम किसी प्रकार से रोगग्रस्त नहीं है, सिर्फ एक नशे की पूर्ति के लिए अगर हम इनका उपयोग करने लग जाते हैं तो ये हमारे लिए क्या होती है, हानिकारक होती है।
तो ये हमें शरीर को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुंचाती है। ये हमारे शरीर में कई रोगों को उत्पन्न करने का कारण बनती है। इसके अलावा जब नशे का आदी हो जाता है कोई व्यक्ति, तो वह दर्द अवस्था की कुछ पदार्थ है उनका उपयोग भी नशे की पूर्ति के रूप में करने लग जाता है, जैसे कि थिनर, पेट्रोल, ऑयल आदि। इनका उपयोग भी वह नशीले पदार्थों के रूप में करने लग जाता है। यानी उसको जब वो नशीले पदार्थ नहीं मिल पाते हैं तो उनके विकल्प के रूप में इनका उपयोग करने लग जाता है, और ये क्या करते हैं, शरीर में जाकर उनको हानि पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो ठोस अवस्था के कुछ पदार्थ हैं उनका उपयोग भी वो नशे के पदार्थों के रूप में करने लग जाता है, जैसे कि ठोस जूते चिपकाने का गोंद, इसके अलावा इरेजर, इसके अलावा गैसोलीन, ठीक है। ये कुछ ठोस पदार्थ होते हैं जो कि वह नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला व्यक्ति है, यानी जो नशेड़ी है, वो उन नशीले पदार्थों की पूर्ति हेतु इन पदार्थों को विकल्प के रूप में उपयोग में लेने लग जाता है, जो कि उसके शरीर पर बहुत ही ज्यादा हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये जैसे कि ये तो दवाइयों के एंटीलाइड्स हैं, इनका जो वो किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाता है, पुरानी जो पर्ची है या किसी भी पैसे देकर वो उनका खरीदता है और उनको नशीले पदार्थों का उपयोग करने लग जाता है। इसी प्रकार द्रव अवस्था के कुछ पदार्थ है उनका उपयोग भी वो नशीले पदार्थों के रूप में करने लग जाता है, और ठोस अवस्था के कुछ पदार्थ है उनका भी ये नशीले पदार्थों के उपयोग में करने लग जाता है, जो कि उसके लिए हानिकारक होते हैं। अब ये चीजें यानी जो नशीले पदार्थ हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमारे शरीर में कई रोगों को उत्पन्न करने का कार्य करती है। यानी हानियां, सबसे पहले तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर करती है, आपको पता है प्रतिरोधक क्षमता अगर कमजोर हो गई तो शरीर में कई रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये मानसिक क्षति पहुंचाती है, यानी मानसिक क्षति पहुंचाने का कार्य भी होता है, मतलब स्मरण शक्ति कमजोर हो जाना, सोचने समझने की जो प्रक्रिया है उसका असंतुलित हो जाना, ठीक है। ये चीजें हमारे शरीर पर नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव के रूप में दिखाई देने लगती है, और धीरे धीरे मनुष्य की जो उम्र है वो घटने लगती है और वो असामयिक रूप से अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये नशीले पदार्थों के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम अगला जो बिंदु है हमारे, वो है मिलावटी पदार्थ। अगला जो बिंदु है वो है मिलावट या मिलावटी पदार्थ, ठीक है। मिलावट का नाम लेते ही आपके दिमाग में कई पत्रिकाओं में छपने वाली खबरें आ जाती है, जिसमें देखा जाता है कि आज उस स्थान पर नकली मावा पकड़ा गया, या उस स्थान पर नकली घी के डिब्बे पकड़े गए, या हम देखते हैं कि जो डेयरी के दूध का जो व्यवसाय करते हैं उनके द्वारा भी कई मिलावटी चीजें मिलाई जाती है, मिलावटी दूध का उपयोग किया जाता है, और उसके कारण से आपको पता है कि कई हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो अगला जो बिंदु है वो है मिलावटी पदार्थ।
मिलावटी पदार्थ। आपको पता है कि प्रकृति में पाए गए जितने भी पदार्थ होते हैं उनकी एक सुसंगठित संरचना होती है। अगर वो संरचना किसी प्रकार से हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है तो हम उसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं, और अगर उसमें हम विकृति ला देते हैं किसी भी प्रकार से तो उस स्थिति को हम कहते हैं मिलावटी पदार्थ। तो हम यहाँ पे कहेंगे किसी भी पदार्थ की प्राकृतिक संगठक संरचना में होने वाली विकृति जो कि मानव के लिए हानिकारक होती है मिलावटी पदार्थ कहलाती है। मिलावटी पदार्थ कहलाती है। ठीक है, मिलावटी पदार्थ की परिभाषा आ चुकी है, यानी मिलावटी पदार्थ या अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वो किसी भी पदार्थ की प्राकृतिक संगठक संरचना में होने वाली विकृति जो कि मनुष्य के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है, धातु पदार्थ कहलाता है, कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, वैसे तो हमें पता है कि हम कई बाजार में मिलने वाले पदार्थों के बारे में जानते हैं जो मिलावटी होते हैं, कई पत्र पत्रिकाओं में भी आपको मिलावटी पदार्थों के बारे में बात की गई है, लेकिन हम यहाँ पे अपने कोर्स के जो मिलावटी पदार्थ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मिलावटी पदार्थ है उनमें है हमारे कोल्ड ड्रिंक्स। इसके नाम से सभी आप भली भांति अवगत है। आज हम देखते हैं कि मार्केट में कई ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें बहुत से ब्रांड हैं, उनका नाम आप जानते हैं, जैसे कि थम्स अप है, पेप्सी है, कोको कोला है, लिम्का है, मिरिंडा है, ऐसे कई कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में आप जानते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलावट जो की जाती है उसमें आपको पता है कुछ ठोस अशुद्धियां जैसे डीडीटी इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के अंदर एक विशेष प्रकार के फास्फोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। फास्फोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। फास्फोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ये फास्फोरिक अम्ल क्या करता है? दांतों पर प्रभाव डालता है, यानी दांत गलाने का कार्य करता है। इसमें इतनी क्षमता होती है कि लोहे को भी गला सकता है, लोहे को भी गला सकता है। ठीक है, मोस्ट ध्यान रखना, फास्फोरिक अम्ल किसमें मिलाया जाता है? कोल्ड ड्रिंक्स में। तो कई कोल्ड ड्रिंक्स जो मिलावटी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर ही मिलाया जाता है, जो कि दांतों पे प्रभाव डालता है। और दांतों पे प्रभाव डालने का मतलब ये लोहे को भी गलाने की क्षमता रखता है। तो हमारे दांत तो क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस के बने हुए हैं, तो उन पे ज्यादा इफेक्ट करेगा, यानी दांतों को सड़ाने का कार्य करता है। लंबे समय तक अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग करते हैं तो दांतों पे गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दूसरा नंबर इसमें एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल को अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो इसे कहते हैं मीठा जहर। क्या कहा जाता है? मीठा जहर इसको कहा जाता है। ये भी मोस्ट ध्यान रखना, कौन सा है? एथिलीन ग्लाइकोल मीठा जहर के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करता है? यह पानी को जो कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, क्योंकि आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक द्रव अवस्था में होती है तो उसका कुछ भाग पानी होता है
तो पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से पहले 0 डिग्री सेल्सियस से पहले जमने नहीं देता, नहीं देता है। ये कार्य तो इसमें कोल्ड ड्रिंक्स में ये कर रहा है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए क्या है, मीठा जहर है। ये हमारी हड्डियों पर गलत इफेक्ट डालता है। इसी प्रकार से सीसा कुछ मात्रा में यानी 0.04 pps में सीसा भी कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है, जो कि हमारी तंत्रिका तंत्र को विकृत करता है। तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, विकृत करता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहां पर कि कोल्ड ड्रिंक्स हमें किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। इसी प्रकार से कोल्ड ड्रिंक्स में ही कुछ अम्ल भी डाले जाते हैं, कुछ अम्ल भी डाले जाते हैं, यानी इनका उपयोग भी कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में किया जाता है। तो वे क्या करते हैं, हमारे शरीर में अम्लता बढ़ाते हैं, यानी पाचन तंत्र में क्या करते हैं, अम्लता बढ़ाने का कार्य करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं, जो कि हमें व्यक्ति के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में करते हैं। चिड़चिड़ापन आ जाता है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से पाचन संबंधित रोग, इसी प्रकार से दांतों व हड्डियों पर गलत प्रभाव, आदि हानियां हमें दिखाई देने लग जाती है। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स के उपयोग के कारण से होता है। अगला जो मिलावटी पदार्थ है वो है दूध। जैसा कि आप जानते हैं कि खुले दूध का उपयोग हम लगभग सभी घरों में होने लग गया है, यानी जो घरेलू रूप से पशु रखता है गाय या भैंस, तो वो तो अपने स्तर पर थोड़ा बहुत पानी मिलाकर ही मिलावट करता है दूध में, लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए उस दूध में क्या करते हैं, यूरिया, डिटर्जेंट, ऑयल आदि मिलाते हैं, ठीक है। यूरिया, डिटर्जेंट, ऑयल आदि मिलाते हैं इसमें दूध के अंदर। उस समय ये क्या हो जाता है, मिलावटी दूध हो जाता है, यानी अशुद्ध दूध हो जाता है। दूध में पानी मिलाते ही वो अशुद्ध हो जाता है, लेकिन ये एक तरह से भाई पानी शुद्ध है तो उससे ज्यादा इफेक्ट शरीर पे नहीं पड़ता है, वो इतना हानि नहीं पहुंचाता। लेकिन कुछ लोग अपने स्वाद के लिए जब यूरिया, डिटर्जेंट या ऑयल दूध में मिलाने लग जाते हैं, तो उस दूध का उपयोग अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो उसके शरीर पे क्या करते हैं, हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कई ऐसे दुकानदार हैं जो देसी घी में वानस्पतिक घी मिला देते हैं। इसी प्रकार से जो मिर्च आती है पिसरी, उसमें ईंट का बुरादा मिला देते हैं। इसी प्रकार से काली मिर्च में पपीता के बीज मिला देते हैं। इसी प्रकार से जो फूल गोभी होती है उसकी सफेदी बनाए रखने के लिए उस पर लेड क्रोमेट का छिड़काव कर देते हैं। तो ये कुछ क्रियाएं जो लगातार करते रहते हैं। लेड क्रोमेट के अलावा सिल्वर नाइट्रेट का भी छिड़काव कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो किसी भी अन्य जो भी शुद्ध पदार्थ है उनको मिलावटी बनाने का कार्य करते हैं। अब ये तो बहुत सारे जो मिलावटी कार्य हैं उनके बारे में बात की गई। आगे हम बात करते हैं कि इस मिलावटी पदार्थों को
रोकने के लिए सरकार ने क्या किया? मिलावटी पदार्थों को रोकने के लिए या मिलावटी पदार्थ जो बनाते हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम था मार्शेलकर समिति। ठीक है, मार्शेलकर समिति, इसने बाकायदा सरकार से सिफारिश की कि ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तथा उन्हें मृत्युदंड का भी प्रावधान किया कि जो व्यक्ति मानव स्वास्थ्य के से खेलता है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है मिलावटी क्रियाएं करके या नकली दवाइयां बनाकर, तो इस मार्शेलकर समिति ने कहा कि उन व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मृत्युदंड का भी प्रावधान उन्होंने किया। 1954 में भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया कि ऐसे व्यक्तियों को जो मिलावटी पदार्थ करते हैं, यानी लगभग 65 पदार्थों को जो मिलाए करते हैं, उन 65 पदार्थों की सूची बनाई और कहा कि अगर इन पदार्थों को अगर कोई मिलावटी रूप में रखता है या बेचता है मिलावट करके, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो ये भी मोस्ट ध्यान रखना, मार्शेलकर समिति के बारे में पूछा जा सकता है। आज अपना जो फर्स्ट लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है इन वीडियो के अंदर। अगले वीडियो में हम एक दूसरे लेसन के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर इस समय जो स्थिति है उसका सही तरीके से सामना कर रहे होंगे। नोट्स रेगुलर आप बना रहे होंगे। जो आपको होमवर्क यहाँ से मिला होगा उसको भी आप देख रहे होंगे या कंप्लीट कर रहे होंगे। समय समय पे जो टेस्ट लग रहे होंगे उनको भी आप पूर्ण कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और इस कोरोना काल में इसी प्रकार से ऑनलाइन क्लास लेकर अपनी स्टडी जारी रखेंगे। धन्यवाद।